नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव। एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। दोस्तों, आज बात करेंगे हम चैलेंजेस इन स्टार्टअप। तो बहुत बार मेरी डिस्कशन होती है बहुत से लोगों की जो नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बिजनेस या बिजनेस में एंट्री करना चाह रहे हैं, और या फिर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, किसी दूसरी कैटेगरी में है या दूसरी इंडस्ट्री में है और वो अपना काम शुरू करना चाहते हैं। तो जनरली ये होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें और क्या चीज़ों को कंसीडर करें जब हम नया काम शुरू कर रहे हैं, ताकि कोई चूक ना हो। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, और हालांकि इसमें सभी एस्पेक्ट डिटेल में तो कवर नहीं होते, बिकॉज प्रेजेंटेशन बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा समझाने की कम शब्दों में और कम स्लाइड्स में कि किन किन चीज़ों पे गौर फरमाना चाहिए। एक बार जब मैं मकान बना रहा था नया नया, तो मुझे किसी ने एडवाइस किया कि देखिए, आर्किटेक्चर को लाओ और सब डिजाइनिंग उससे करवाइए, क्योंकि वो 2-3% जो भी लेगा वो लेगा, लेकिन जो कॉस्ट सेविंग करेगा वो डिफरेंट होगी, और वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको काम करवाएगा। और यही बात हुई कि जब हम खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ें नहीं आती। तो इसीलिए बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो कंसल्टेंट हायर करती हैं या कुछ कामयाब लोग हायर करती हैं, जिससे कि उनको एक डायरेक्शन मिलती है और वो उन चीज़ों को प्रिएम्प्ट कर लेते हैं जो कल होने वाली हैं उनके साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा रिसर्च वर्क करें और उसके बाद डिसाइड करें कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए सही है, ये कैटेगरी मेरे लिए सही है, और अगर सही है तो क्या क्या चैलेंजेस आगे आने वाले हैं। तो उससे पहले मैं स्लाइड आगे बढ़ूं, डिटेल में जाऊं, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको भी मालूम है, लेकिन मेरा एक तरीका है, तो मैं उससे स्टार्ट करता हूं कि एक आदमी जो प्रोडक्ट इनोवेट करता है और ये मानता है कि उसका प्रोडक्ट बड़ा डिफरेंशिएटिव है, तो वो जो है वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाए। ये इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, अलग अलग यहाँ के खान पान भाषाएं हैं, ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, तो समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, किस स्केल पे स्टार्ट किया जाए, और फंडिंग कितनी की जाए, कैपेसिटी प्लांट कितने बड़े लगाया जाए, खुद बनाया जाए या थर्ड पार्टी से काम करवाया जाए। तो ये चीजें हैं जो मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। तो क्या 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 चैलेंजेस हो सकते हैं और किस और आपको डिटेल में काम करना चाहिए इससे पहले आप स्टार्ट करें। तो एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है वो हर एक आदमी बनाने की कोशिश करता है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, इनोवेशन का मतलब क्या है। तो वो मैं आगे डिफाइन करूंगा कि कैसे जो है हम इनोवेशन डिफरेंट लेवल पे होती है, सप्लाई चेन लेवल, पूरी वैल्यू चेन में कहीं भी इनोवेशन हो सकती है। ऐसे नहीं कि हाँ उसका इम्पैक्ट प्रोडक्ट पे पड़ सकता है, आपके सप्लाई चेन पे पड़ सकता है, वे ऑफ डिलीवरी पड़ सकता है, सर्विस लेवल पे पड़ सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप टेक्नोलॉजी में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, राइट, एफएमसीजी में हो, कहाँ है, तो उस पे के हिसाब से आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के लिए कैसा रहेगा वो डिपेंड करता है। अब इस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए मुझे कस्टमर चाहिए या एंड कंज्यूमर चाहिए, तो ये दोनों आमने सामने बैठे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा दरिया है, और इस दरिया में बहुत बड़े चैलेंजर्स बैठे हुए हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, मॉडर्न ट्रेड फॉर्मेट है। और मॉडर्न ट्रेड फॉर्मेट और ई कॉमर्स को मैं बड़ा रिटेलर मानता हूं, ताकि समझने में आसानी हो। छोटा रिटेलर और वो बड़ा रिटेलर है, वो भी यही काम कर रहा है। अल्टीमेटली सबका गोल एक ही है कि कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा जाए। चैनल अलग अलग है, जरिया अलग अलग है, राइट। लेकिन जब हम एज ए कंपनी काम अपना शुरू करते हैं, तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो बीच का जो पीस है, इसको मैं कैसे सेटिस्फाई करूं, इनकी रिक्वायरमेंट को कैसे सेटिस्फाई करूं, इनको कैसे सर्विस लेवल दूं, ताकि ये मेरा प्रोडक्ट पुश करे कंज्यूमर के साथ। और सबसे बड़ी बात आती है, ये प्रोडक्ट आपका पुश क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, राइट। इसीलिए लोग बाग इनोवेट करते रहते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ गोइंग टू द कस्टमर, कि किस नए तरीके से कस्टमर तक पहुंचा जाए। और इसीलिए इन्वेंट हुआ मॉडर्न ट्रेड फॉर्मेट, इसीलिए ई कॉमर्स हुआ कि भाई मैं बीच के चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेल से बात ही नहीं करूंगा, सीधे कंज्यूमर अपना ऐप में डाले प्रोडक्ट और सीधे उसके घर तक पहुंच जाए। तो वो कॉस्ट भी मैं बचाऊंगा और कंज्यूमर को सर्विस भी दूंगा, ताकि मैं कंज्यूमर तक एंड पहुंच सके। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं
जो अपना काम शुरू करती हैं, बड़े अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वहां तक पहुंचने में बहुत एनर्जी, बहुत टाइम, बहुत पैसा लगता है। अब इन लोगों को सर्व करने के लिए मुझे मैन पावर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, होलसेलर है, मॉडर्न ट्रेड है, फिर मैन पावर चाहिए। और इनसे मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरा प्रोडक्ट पुश करेंगे, राइट? करें ना करें, कितना करें, वो तो बाद में आएगा, लेकिन इनका काम ये है कि ये पुश करें। क्योंकि हर एक आदमी के पास नया नया अगर आप ब्रांड लेके जाओगे तो वही कहेगा कि आप मार्केटिंग में क्या कर रहे हो, पुल कैसे क्रिएट कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, आप पुश स्ट्रेटजी से इनको सेटिस्फाई करना चाहते हो, या ब्लेंड ऑफ पुश एंड पुल करना चाहते हो, या पुल से ही शुरुआत करना चाहते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बड़ी आपकी पॉकेट है वो डिसाइड करेगी इसमें, कितना बर्न करना चाहते हैं आप। अब दूसरा ये है कि कंपनी पे ये भी प्रेशर रहता है कि चलिए मैन पावर रख लिया मैंने, पुश तो कर रहा हूं, लेकिन कहां से मैं पुल के लिए पैसा लाऊं, या कैसे पुल क्रिएट करूं, कैसे कस्टमर के पास जाऊं। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ज्यादा देर तक तो पुश पे डिपेंड नहीं कर सकते, या तो क्योंकि ये हमारे कोई सगे संबंधी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर की भी आपने प्रोडक्ट रख दिया और वो बोलेंगे जी आप आओ बहुत बढ़िया है। क्योंकि नई कंपनीज में 6 महीने 1 साल तो सिर्फ रिलेशनशिप बिल्डिंग में ही लग जाता है, बिकॉज आप पहले तो कहीं नहीं, पहले अपना नाम बताओ, अपने पिताजी का नाम बताओ, अपने प्रोडक्ट का नाम बताओ, सब चीजें उनको बताओ। तो इसलिए ये भी डिपेंड करता है कि आप मैन पावर कैसी चूज करते हैं। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ मैन पावर क्या है, तो मैन पावर चूज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी लोग उसी मार्केट के उठाए जाए तो बढ़िया है, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप ऑलरेडी होगी, वो प्लेसमेंट तो कर सकते हैं। अगर कोई आदमी आपने नई कंपनी में ऐसा रख लिया जो उस रीजन को जानता नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा और चीजें डिले हो सकती हैं। एट्रिशन रेट जो है ये बड़ा चैलेंज है नई कंपनी में, थोड़ी देर काम करना पड़ता है, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी में क्या होता है, सब चीजें डिफाइन होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल पहुंच रहा है, आपको चीजें मॉनिटर करनी है, आपको मार्केट को सर्व करना है, राइट? तो ऑर्डर रिप्लेनिशमेंट के लिए मैन पावर रखी जाती है, वहां पे ये है। यहाँ पे डिमांड क्रिएशन के लिए रखी जाएगी, डिमांड क्रिएट करनी है। ब्रांडेड कंपनी में डिमांड ऑलरेडी है, प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए, इन्वेंटरीज प्रॉपर रहे रिटेल लेवल पे, इसलिए वहां पे मैन पावर को रखा जा रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो क्योंकि यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ती है कंपनी में, तो एट्रिशन रेट बड़ा हाई होता है, और हर बार एक लड़का चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, तो उसका गलत मैसेज जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे बांध के रखते हैं अपनी टीम को, कैसे पैशनेट रहती है वो टीम, कैसे वो इतने मुश्किलों के बाद भी हारती नहीं है, राइट? किस प्रकार का आपने उसको अपने साथ मिला रखा है, या अपनी सोच के साथ, चाहे इंसेंटिवाइज करके, चाहे फाइनेंशियली, चाहे मेंटली, जैसे भी उसको इन्वॉल्वमेंट उसकी आपने अपने साथ की हुई। दूसरा है कि अब पुश स्ट्रेटजी में क्या है, क्वालिटी तो आपकी चाहिए चाहिए, क्वालिटी के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं। अगर क्वालिटी नहीं है तो आप मार्केट में जाइए ही नहीं, पहली बात तो ये है, क्योंकि वहां बड़े शाणे लोग बैठे हुए हैं, तो कंपटीशन भी वहां पे है ही है ऑलरेडी। और ये बीच में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर, एफटीएफ, ई कॉमर्स तो लिखा है, एक मुझे और लिखना चाहिए था, वो था कंपटीशन। वो भी तुम्हारी वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, आओ तो सही लेके। तो यहाँ पे किस प्रकार का सर्विस लेवल है, किस प्रकार का मार्जिन इनको देने हैं, इनको सेटिस्फाई कैसे करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते। अगर आप बोलोगे कि हमें एडवांस चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में हो सकता है देर हो। अगर आप बोलते हैं हाँ जी हम 90 दिन का उधार देंगे, तो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर जल्दी बने, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स अलग है। 90 दिन का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया क्रेडिट में ही, तो फिर तो काम हो गया। तो ये चीजें हैं जो तंग कर सकती हैं कस्टमर और कंपनी। कंपनी हमेशा चाहती है कि कस्टमर के नजदीक पहुंचे जल्दी से जल्दी, तो पुल क्रिएट करना पड़ेगा उसको, चाहे एटीएल के थ्रू करे, आजकल टेलीविजन है माध्यम, न्यूज़पेपर है, और बड़े माध्यम है, फेसबुक है, ट्विटर है, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच सकती है थोड़े। और आज की डेट में टूल्स अवेलेबल हैं, कैसे कंज्यूमर तक हम लोग बीटीएल एक्टिविटी करके, बैनर डेंगलर करके कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये काम आपको देखना पड़ेगा कि जितना आप मैसिव जाएंगे, जितनी बड़ी टेरिटरीज में जाएंगे, जितनी बड़ी ज्योग्राफीज में जाएंगे, ये स्केल बढ़ता जाएगा, मैन पावर बढ़ती जाएगी आपकी, ये खर्चे बढ़ते जाएंगे, पुल क्रिएट करने की स्ट्रेटजी बढ़ता जाएगा, उसमें ज्यादा पैसा बर्न होगा। तो ये देखना है आपको कि आप में कैपेसिटी है क्या, कितना बड़ा खेल खेलना चाहते हैं आप। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हैं, तो आपको किस प्रकार का कम्युनिकेशन करते हैं। हम लोग कहते हैं कि जी हमने
साल में 2 करोड़ खर्चा, लेकिन आपको पता लगा कि कंज्यूमर को तो पता ही नहीं लगा आपको प्रोडक्ट का कब आया, कहाँ आया, कौन सी ऐड आई। तो ये खर्चा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, कम्युनिकेशन एक तो इफेक्टिव होना चाहिए जो उसको याद रहे। आज की डेट में कस्टमर की अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन है, ऊपर से जब वो टीवी पे बैठता है तो कम से कम 1000 वो ऐड देखता है, तो आप कैसे याद रहेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को हम कैसे याद रखें, किस फ्रीक्वेंसी पे याद दिलवाएं। तो ये चीजें जो है ये डिफाइन करेगी कि आपकी मार्केट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी जो है वो कैसी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज, उसके बाद फीडबैक बहुत आते हैं। तो फीडबैक जो है कंज्यूमर से भी आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से भी आएगा, रिटेलर से भी आएगा। इसीलिए जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये यहाँ पुश डिस्ट्रीब्यूटर्स से होके फिर जाके मैन पावर के थ्रू आपको सारा मालूम पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फीडबैक में हो सकता है आपका फॉर्मुलेशन आपको चेंज करना पड़े, आपको और स्ट्रेटजी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करनी पड़े। तो ये चीजें जो है ये पहले 6 महीने साल तक चलती रहती हैं कंपनी में। आप कितना भी तैयारी कर ले, लेकिन जब आप मार्केट जाते हैं ना तो मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ गलती तो रहती है, कुछ ना कुछ गलती तो नहीं कहूंगा मैं, कमी रहती है। अब सवाल ये उठता है उस कमी को कितनी जल्दी आप पूरा करते हो और कितना इम्पैक्ट है उस कमी का। तो इसलिए होमवर्क जितना ज्यादा किया हो और जितना लंबा आप स्ट्रेटजी, कहते हैं स्ट्रेटजी में 70 मिनट लगाएं और 70% टाइम शुड बी स्पेंड इन स्ट्रेटजी मेकिंग, और बाकी 30% टाइम मार्केट में अगर बनाए तो कामयाबी रहती है। लेकिन क्या होता है कि आज की डेट में जल्दबाजी में सब लगे हैं कि हाँ जी मेरा प्रोडक्ट हो गया, मैं पैशनेट हूँ, मैंने फैक्ट्री खोल ली एक, मैं उसके लिए पैशनेट हूँ, सीधे जाऊंगा, लाइन लग जाएगी और लोग बाग प्रोडक्ट खरीदेंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये होने वाला नहीं है। इट इज अ बिग स्ट्रगल। तो पहले 3 4 5 साल तो आप पकड़ के चलिए कि आप वाकई बड़ी स्ट्रगल करेंगे, आपको अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए। लोग बाग जानना शुरू करते हैं भाई 1 साल 1.5 साल बाद आप मार्केट, क्यों मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो मार्केट में ट्रस्ट डेवलप करना, चाहे रिटेल लेवल, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, मॉडर्न ट्रेड फॉर्मेट, ई कॉमर्स में कहीं भी आप जाओगे तो यही चैलेंज आएगा। रिलेशनशिप बिल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसमें रिकमेंड करता हूं कि इससे पहले हमको रिसर्च करनी चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं भाई, वो क्या गैप आइडेंटिफाई किया है मैंने कुछ की, किस लिए बना रहा हूं मैं ये प्रोडक्ट, ये कस्टमर को क्या करेगा, कोई कन्वीनियंस देगा, कोई प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मुलेशन चेंज कर रहा हूं मैं जिससे उसका टेस्ट एनहांस होगा, या एप्लीकेशन बढ़ेगी, मतलब एप्लीकेशन में चेंज आएगा कुछ कि जी पहले वो नूडल्स 10 मिनट में बनती थी अब 2 मिनट में बन जाती है, मेरा टाइम सेव हो रहा है। तो मैं या तो कस्टमर का आप कॉस्ट सेव करते हो या टाइम सेव करते हो, और तो चीज है नहीं कोई। स्टोरेज है। अब स्टोरेज में क्या होता है कि कई चीजें पेरिशेबल होती हैं या उनकी शेल्फ वैल्यू बड़ी कम होती है, तो आप कुछ एनहांसमेंट करते हो प्रोडक्ट में, फॉर्मुलेशन में, या पैकेजिंग में कुछ इनोवेशन करते हो ताकि प्रोडक्ट जो है वो उसके फ्रिज में जहां भी स्टोरेज है उसकी उसमें ज्यादा देर तक रहे। तो उसकी फिर से कॉस्ट सेविंग हुई उसकी। सप्लाई चेन में आप क्या इनोवेशन कर सकते हैं कि आप उसको 7 दिन में डिलीवर कर रहे हैं, बाकी लोग 15 दिन में डिलीवर कर रहे हैं। अमेजोन का एग्जाम्पल है, अमेजोन के पास अपने प्रोडक्ट नहीं है, राइट। वो सिर्फ एक सप्लाई चेन का वो एक माध्यम है प्रोडक्ट और एंड कंज्यूमर के बीच में। तो उन्होंने चुना कि भैया हम घर बैठे कंज्यूमर को पहुंचाएंगे, तो सप्लाई चेन उनका कोर जो है वो बन गया, आपका एडवांटेज बन गया एंड कंज्यूमर के लिए या उनके अपने बिजनेस के लिए, जिसको ब्रेक करना, और उसका स्केल इतना बढ़ा दिया कि उसको ब्रेक करना किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पैकेजिंग में है क्या इनोवेशन आप कर रहे हैं, पैकेजिंग में क्या है। तो ये चीजें जो है लोग बाग सोचते हैं कि प्रोडक्ट में ही होता है इनोवेशन, नहीं, आपकी टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है प्लांट में, जिसका असर प्रोडक्ट पे आएगा, मैं मानता हूँ, राइट। तो ये चीजें हैं, ये कंसिडर करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप अगर जाएं तो बढ़िया है। अगर आप सीधे मतलब कुछ नहीं करते हैं और पैक किया और फिर पहुंच गए, तो फिर ब्रांड ब्रूंड तो नहीं बनेगा। आप फिर होलसेल देखिए, होलसेल में अपना स्कीम दीजिए, वहां पे पंप इन कीजिए, माल बिका तो ठीक है, और स्कीम दीजिए, मैन पावर मत रखिए। तो फिर इस टाइप का सोच आ जाती है, फिर वो कोई ब्रांडिंग वाली बात नहीं है। आपको ट्रेड में जो ट्रेड है उसको समझना पड़ेगा, ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। ऑलरेडी आप किसी कैटेगरी में काम कर रहे हैं एफएमसीजी में, फिर आना चाहते हैं, फिर थोड़ा आसान भी हो जाता है क्योंकि आपकी एक रेपो है, आपके पास कुछ ब्रांड है, आपके पास कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नए आ रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कीजिए अपनी बैटल कि मुझे पूरा इंडिया में जाना है, 2 स्टेट में जाना है, 1 स्टेट में जाना है,
मुझे कितना पैसा लगेगा। देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे ना, दैट विल ऐड टू योर कॉस्ट। ठीक है, चैनल कौन सा यूज करना है, मॉडर्न ट्रेड फॉर्मेट भी कोई इजी चैनल नहीं है। लोग बाग कहते हैं मॉडर्न ट्रेड फॉर्मेट के थ्रू जाएंगे, क्योंकि मॉडर्न ट्रेड फॉर्मेट वाले भी ये देखते हैं कि जीटी में आपने लॉन्च किया, जीटी में आपका क्या रिस्पॉन्स है। दूसरा है कि उनका लिस्टिंग फी है, उनके एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उनका सप्लाई चेन डिफरेंट है ऑल टुगेदर, वो एक अलग चीज है। ई कॉमर्स है, उनमें उनमें ऐड देना, उनमें लिस्टिंग करवाना, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स उनके अलग हैं, उनके एक्सपायरी, सब चीजें अलग है, क्रेडिट टर्म्स अलग है। सो ये चीजें सब आपको पढ़नी पड़ेंगी, और देन यू रियलाइज कि वेयर आई स्टैंड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। तो मैं, मेरे पास कितना पैसा है और कहाँ है और कैसे मैं आगे बढ़ूं। सप्लाई चेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया, आपने प्लांट भी लगा दिया मान लीजिए, या थर्ड पार्टी से आपने पैकिंग करवाने लगे, उसके बाद आप देखिए कि आप सप्लाई चेन में कैसे पहुंचा सकते हैं। आपका प्रोडक्ट 10 से 15 दिन ले रहा है, तो जो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो तो तंग आ जाएंगे आपके। और बाई चांस आप एडवांस मांग के ले भी आए मार्केट से, लेकिन आपकी सप्लाई नहीं है, नोबडी विल बिलीव यू। तो सप्लाई चेन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्ट डिलीवरीज करेंगे, आप पार्ट लोड करेंगे, फुल ट्रक लोड करेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट में ऐड होने वाला है। सीएफए मॉडल लेंगे, डिपो मॉडल लेंगे, तो ये कुछ तो कंपटीशन से पता लगता है, कुछ अपनी इंटेलिजेंस से, देखिए कुछ गट फीलिंग से भी है। और गट फीलिंग को कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं डाटा में, तो वो देखने वाली बात है, ताकि हम कॉस्ट को जो है वो ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि कस्टमर तो देने वाला नहीं है। और इंडियन कस्टमर जो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वैल्यू फॉर मनी की बात करता है वो, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो खा रहा है 10 साल 12 साल से, जिससे वो सेटिस्फाई भी है, उसको रिप्लेस करना। और फूड कैटेगरी में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक हैबिट बन चुकी है। और जो करियाना वाला है मामला, वो तो ऐसा है कि एक बड़ी सिस्टमेटिक बाइंग होती है वहां पे, महीने में एक बार करियाना खरीदता है एक आदमी, तो उसमें सब चीजें डल जाती हैं। हाँ, थोड़ा इम्पल्स बाइंग जो है, चिप्स हो गए, आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा कई बार स्पीड अप हो जाता है। आपका अगर आप इनोवेशन करते हैं तो वो एकदम अप्रिशिएट करता है, बिकॉज ये रेडी टू रीड हो गया। लेकिन जो कैटेगरी सूजी, आटा, मैदा, चाय, राइट, नमक, स्पाइसेस, ये जो कैटेगरी है, ऑयल, इसमें डिफरेंशिएशन निकालना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और सफोला इज अ गुड एग्जांपल। मैन पावर टू सर्व द चैनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार की मैन पावर यूज कर रहे हैं लोग बाग, कितने लोग बाग यूज कर रहे हैं। अब हम लोग बोलते हैं जी फला आदमी के पास तो 1000 मैन पावर है, लेकिन वो 15-20 साल से इंडस्ट्री में बैठा हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन आप किसी ब्रांडेड कंपनी से नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी 20 साल से बैठा हुआ है, तब जाके यहाँ पे पहुंचा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी उसका तो इतना मार्केट शेयर है, अगर वो ले सकता तो हम क्यों नहीं ले सकते। ये हॉकिस्टिक ग्रोथ जो देखना बड़ा डेंजर है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप एक बहुत बड़ा मिशन बना लेते हो, उसी के हिसाब से बैंक से पैसा लेते हो, उसी के हिसाब से आप कैपेसिटी बना लेते हो प्लांट की। बाद में पता लगता है डिमांड और कैपेसिटी तो मैच हो नहीं रही, उसके बाद फिर वो स्केल तो आया नहीं वो, और बैंक खड़ा हो जाता है अपना इंटरेस्ट लेने, और प्लांट में आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर नहीं रहे, तो प्लांट के खर्चे मीट नहीं होते, उधर मैन पावर रखी है, उस पर प्रेशर बढ़ता है कि आदमी रखो निकालो, ये काम होता रहता है। तो बी केयरफुल कि कितना बड़ा खेल खेलना चाहते हैं आप। एक और चीज है, ये बैकएंड है कंपनी के अंदर, वो चीजें तो चलो बाहर से थी इन्फॉर्मेशन, जो बाहर से मैक्सिमम, और भी पॉइंट आ सकते हैं इसमें, मैं ऐसा नहीं कह रहा, कुछ हो सकता है मेरे से छूट गए हो, लेकिन जो मुझे समझ आया है, जो मुझे मैं कवर कर सका वो कर रहा हूँ। मिशन, विजन, वैल्यू, ये डिसाइड करना बड़ा जरूरी है। भाई पर्पस क्या है कंपनी का, एग्जिस्ट क्यों करती है, हम लोग आए क्यों हैं, क्या चीजें लेके आए, क्योंकि एक प्रोडक्ट पे तो है नहीं, कल को हो सकता है आप डिफरेंट प्रोडक्ट लेके आए। स्ट्रेटजी है भी कि नहीं है, राइट। क्योंकि क्या है कि स्ट्रेटजी का मूल मंत्र तो यही है कि वो निकलती मिशन, विजन, वैल्यू से है, उसके बाद वो अलग अलग चीजों में बाइफरकेट हो जाती है। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी अलग बनने लगती है। लेकिन पहले तो प्रमोटर्स हैं, ओनर्स हैं, उनको ये है कि व्हाई वी आर इन दिस बिजनेस, व्हाट इज द पर्पस, राइट। पर्पस इज अर्न प्रॉफिट, देन आई डोंट नो। पर्पस इज कि मैं अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दूं, अनअडल्टरेटेड, या मतलब बेस्ट फूड कैटेगरी में दूं, तो पर्पस चेंज हो जाता है। मुझे प्रॉफिट कमाना है तो पर्पस चेंज हो जाता है, तो मैं किसी भी ढंग से कमा सकता हूँ। तो मतलब यू डिफाइन योर वैल्यूज, यू डिफाइन वैल्यूज से क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता है, और आप नई नई ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कल्चर बना लोगे, वैसे ही आपके इंप्लॉय उसको रेप्लिकेट करेंगे या
उस कल्चर में ढलेंगे। फाइनेंस आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा जिस हिसाब से आपका मिशन विजन है, कितना बड़ा गेम खेलना चाहते हो, डेट इक्विटी जो मैं क्या, अनसिक्योर्ड लोन्स कितने हैं, क्या है, कैसे आप करना चाहोगे, कहाँ से पैसा लाना चाहोगे, बैंक के ऊपर कितना डिपेंड रहना चाहोगे, क्योंकि बैंक तो पहले दिन से ही मीटर चालू है उसका, तुम्हारी सेल हो ना हो वो तो इंटरेस्ट अपना लेना शुरू कर देगा, आ जाओ भैया इंटरेस्ट दो मुझे। तुम क्या समझाओगे उसके, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने, उसको कोई मतलब नहीं है उससे, राइट। तो वर्किंग कैपिटल पे जो देता है उस हिसाब से आपके डेटर्स पे देगा। अगर डेटर्स आपके 90 डेज से ऊपर चले गए तो वो कहेगा कि मैंने तो नहीं कहा था आपको, आप 30 दिन में काम कीजिए। सो कहने का मतलब ये है कि यू शुड बी वेरी केयरफुल कि इसमें मिक्स क्या है आपका। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, खासकर कमोडिटी में जा रहे हो या एग्री प्रोडक्ट में जा रहे हो, तो रॉ मटेरियल का कांस्टेंट सप्लाई है कि नहीं है, आपका प्लांट कहाँ पे है, और कोई हर्डल्स तो नहीं है वहां से कि वहां से ट्रक नहीं आते जी, या हफ्ते में 2 ट्रक निकलेंगे, या फुल ट्रक लोड ही आ सकता है, या प्लांट और सोर्स की जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, आपके पास स्टोरेज क्या है, राइट। एग्री कमोडिटी में स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्ड स्टोर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूमिगेट भी करना पड़ता है और कई प्रकार की कंटेमिनेशन होती है एग्री प्रोडक्ट में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इंपोर्ट कर रहे हो तब भी स्टोरेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेंडर सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेंडर बड़ा ट्रस्टवर्दी चाहिए। और क्या है कि जब नई नई कंपनियां उसको उधार देने के लिए तैयार नहीं होता कोई, तो एडवांस में दे रहे, तो क्या है, जब बड़ी कंपनी के जब हम देखते हैं, हम कई बार बिजनेस इसलिए भी शुरू कर देते हैं कि बड़ी कंपनी का पैट देखो, एबिटा देखो। बड़ी कंपनी क्या है, काम करते 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 उसका एफिशिएंसी लेवल दूसरे लेवल पे पहुंच गया, राइट, वो डिफरेंट लेवल पे पहुंच गए हैं। हमको अभी उस लेवल पे आना है, और जब स्केल आता है तो सब चीजें अपने आप, जितने भी रेशोज हैं वो सही हो जाते हैं। लेकिन जब स्केल नहीं आता तो फिर हर एक रेशो खराब हो जाता है, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कैश फ्लो अगर सिस्टम में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको कब तक आप बाहर से फीड करते रहोगे, ऑपरेशन से पैसा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट जो है आपका, अब इसमें है कि प्लांट क्या, आपको डिमांड तो पता नहीं, तो क्या प्लांट आप ह्यूज लगाओगे या स्टेज वाइज लगाओगे। ये प्लांट तो आप 1000 टन का लगाओगे, लेकिन पहले मैं 250 टन का इंस्टॉलेशन करूंगा, उसके बाद फिर अगले जाऊंगा। किस प्रकार की मशीन लगा रहे हो आप, लेटेस्ट मशीन लगा रहे हो, बाहर से लेके आ रहे हो, जर्मन का मेड है, मतलब आई मीन टेक्नोलॉजी क्या है आपकी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजी कई बार एनहांस करती है इसको, प्रोडक्ट को। जैसे स्पाइसेस इंडस्ट्री का मैं एग्जांपल हूँ, पहले हैमर से होता था, हैमर टेक्नोलॉजी थी, तो उससे क्या होता था कि इवेपोरेट हो जाते थे ऑयल्स उसके, लेकिन उसके बाद कूल ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी आई। कूल ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी से हुआ कि इवेपोरेट नहीं होते थे, वो पर्टिकुलर लोअर टेम्परेचर पे वो बनाता था। ऑयल में भी ऐसा है। तो उससे क्या होता है कि टेस्ट है, फैब्रिक है, या आप कह लीजिए ये चीजें एनहांस होती हैं, टेक्सचर है फूड का, तो ये चीजें एनहांस होती हैं, जिसपे कंज्यूमर का एक्सपीरियंस जो है ना वो काफी रिच होता है, वो अप्रिशिएट करता है आपके प्रोडक्ट को। तो ये चीजें हैं। कैपेसिटी क्या है प्लांट की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी, ह्यूज कैपेसिटी बना ली, खर्चे पानी बढ़ गए प्लांट के, और पता लगा कि वो डिमांड से कहीं मैच नहीं हो रही, 10% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है। प्रोडक्शन प्लानिंग कैसी है आपकी, अब है जी खूब सारे एसक्यू निकाल दिए मार्केट में, ये अभी 2-3 नहीं चलते, आपने 15, 16, 20 एसक्यू निकाल के बैठ गए, तो कैसे आप करेंगे अपनी पोजीशनिंग, कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट की, और कैसे चैनल को, ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है अगर आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं तो, और एक चीज दूसरी चीज को इम्पेक्ट करती है। स्टोरेज, जैसे मैंने कहा, कोल्ड स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजों में काम आता है, और ये भी एक एरिया है जो बड़ा डेवलप हो रहा है आजकल। कोल्ड स्टोरेज की बहुत कमी है हिंदुस्तान में, क्योंकि बेसिकली आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है ये, ऑल दो उसका परसेंटेज कम हो गया है, लेकिन फिर भी लॉजिस्टिक पे आपको देखना पड़ेगा, इनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक, टाइप ऑफ डिलीवरी कैसे करेंगे, आप कितनी दूर बैठे हैं मार्केट से, राइट, आप क्या डायरेक्ट डिलीवरी देंगे, आप क्या ट्रक लोड, फुल ट्रक लोड देंगे, है ना, आपका वो एमओक्यू क्या होगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम क्या होगा आपका, कितनी कैपेसिटी है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, बिकॉज ये चीजें आपकी
कॉस्ट में ऐड होंगी, ये याद रखिए। और प्रोडक्ट की जब आप कॉस्टिंग करते हैं तो अल्टीमेटली उसके बाद आप अपना कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे और उसके बाद वो पास ऑन करेंगे कंज्यूमर को। और अगर कहीं ना कहीं आपकी इनएफिशिएंसी के कारण वो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग हो गई है और आप कोशिश करें मैं नया नया आदमी और कंज्यूमर से ले लूंगा वो, तो सॉरी, आप मार्केट में बिल्कुल कंपेयर किए जाएंगे बाकी लोगों से, राइट। पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर ही आपकी जान खा जाएंगे जब आपके प्रोडक्ट को क्वालिटी, मार्जिन्स, राइट, इन सब चीजों में आपको कंपैरिजन करेंगे। पैकेजिंग में आर्टवर्क टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप किस प्रकार का आर्टवर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी डिफरेंशिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आप। पैकेजिंग में बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसे है जिससे कि उसका शेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाती है। अब 4 लेयर है, 5 लेयर है, 8 लेयर है, तो बहुत सारी पैकेजिंग में भी इनोवेशन हो रही है, तो बेस्ट पैकेजिंग अवेलेबल है। तो एक इफेक्टिव इकोनॉमिकल पैकिंग, लेकिन बेस्ट पैकिंग है, रिसाइकल पैकिंग आ रही है, बहुत सारी चीजें कंपनी इन्वेंट कर रही है। टेक्नोलॉजी ईआरपी इंटीग्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्यों, ईआरपी अगर नहीं लगा होगा तो आपको पता नहीं क्या गया क्या आया। आप मैनुअली डिपेंड करते हैं लोगों के ऊपर, और वो डाटा जो है वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। चांसेस है कि उससे आप डिसीजन मेकिंग ना कर सको कोई। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैन पावर सिलेक्शन, ट्रेनिंग, एचआर पॉलिसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है आपका वो डिपेंड करेगा कि कौन सी मार्केट कर रहे हैं, किस प्रकार के आपको लोग रखने हैं, उनको ट्रेन कैसे करना है। क्योंकि ट्रेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पुराने एक्सपीरियंस से आए होंगे और वही इंप्लीमेंट करना चाहेंगे यहाँ पे। जितने भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ कहते हैं जी हाँ हम कर देंगे, हम इतनी ग्रोथ ला देंगे। कहाँ से ला दोगे भाई? जिस कंपनी में तुम काम कर रहे थे वहां पे ब्रांडेड कंपनी थी, वो वहां पे ब्रांड बोलता था, यहाँ पे ब्रांड नहीं बोलेगा, राइट। ब्रांड की बहुत कीमत होती है, तो ब्रांड जब बोलता है तो आधे काम तो वैसे ही हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आपको चेयर देता है बैठने के लिए, आपको सब कुछ देता है, आइए बैठिए, सो ये वो डिस्कशन होती है। डिस्कशन किस पे होती है? ग्रोथ पे होती है। जब आप नई कंपनी में जाते हो तो यहाँ तो क्या है कि यहाँ तो बिल्कुल आपको शुरू से बात करनी पड़ेगी। मैं कौन हूँ, कंपनी क्या है, प्रमोटर कौन है, प्रोडक्ट क्या है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, एनर्जी कंज्यूमिंग भी है। टेक्नोलॉजी मार्केट में अगर आपने यूज करनी है, डीएमएस लगाना है, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट या मार्केट मैनेजमेंट, जो भी सिस्टम है आपका, ताकि आपको मार्केट से पता लगे आपके लड़के काम क्या कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नए नए आप बैठे हो, ज्योग्राफीज में लड़के काम कर रहे हैं, तो उनका डाटा आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार का डाटा वो भेज रहे हैं वो भी तैयार करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए स्किल लेवल जो है आपके लड़कों का बड़ा मैच करना चाहिए आपकी थिंकिंग के साथ। कई बार होता ये है कि आपका काफी पैसा लग चुका होता है, प्लांट में लग चुका है, उसके बाद आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया है, लेकिन जब मैन पावर सिलेक्शन की बात आती है तो आप बड़े घटिया किस्म के लोग चूज कर लेते हो जो आपको डुबो देते हैं, राइट। वो आपको कहीं का नहीं रखते। तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सही लोगों को, क्योंकि गेम तो शुरू होनी है प्लांट बनने के बाद, प्रोडक्ट निकलने के बाद, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि मार्केट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा क्लटर है, इतना बड़ा रश है मार्केट में, कंज्यूमर के कान पक गए हैं ऐड देख देख के। तो आप कैसे डिफरेंशिएशन पैदा करेंगे इसमें भी? तो हर एक चीज में डिफरेंशिएशन पैदा करनी। इट इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट, आपकी पैकेजिंग में डिफरेंशिएशन हो सकती है, सप्लाई चेन में हो सकती है, आपके आपकी टेक्नोलॉजी में हो सकती है, आपकी मार्केट कम्युनिकेशन में हो सकती है। तो हर एक आदमी इनोवेट करने में लगा हुआ है कि कहाँ वो अलग से दिखे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लोग बात नहीं करते हैं कि एक बार प्रोडक्ट बिक गया तो बिक गया, लेकिन कस्टमर ने कैसे सोचा, उसको कस्टमर ने कैसे लिया, उसका फीडबैक क्या है, क्या वो कोई इंप्रूवमेंट चाहता है उसमें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन चेंज करने के लिए कई बार आपको बोलता है, कई बार वो बोलता है कि पैकेजिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको चेंज करो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप का ये सिस्टम जो है ये बने। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि कुछ चीजें मैंने कवर की होंगी। टॉपिक बड़ा वास्ट है, तो काफी लोग जब मुझे फोन भी करते हैं या कहीं कंसल्टेंसी के लिए बात करते हैं तो ये सवाल पूछते हैं। तो मैंने ये कहा कि ये प्रेजेंटेशन मैं उन सब लोगों के लिए समर्पित करता हूं जो चाहते हैं कि ये मेरा एक छोटा सा प्रयास, जो चाहते हैं कि हम नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कृपया इन चीजों को देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा आपको भी समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।